विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कई दिनों से कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। आपसे एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कोई डाउट हो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें। मैं आपको श्वसन के बारे में बता रहा था और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वायुमंडल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हम हमारे निश्वास के द्वारा यानी मुंह से जो निकालते हैं उस श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। मैंने आपको परखने वाला उदाहरण भी दिया था कि 2 परखनली लीजिए, उसमें समान ताज़ा चूने का पानी लीजिए और चूने के पानी में एक में तो पिचकारी से वायुमंडल से वायु भर करके उसमें डालिए और चूने के पानी को दूधिया होने में लगने वाले समय को नोट कीजिए। दूसरा, अपने फूंक से नली के द्वारा फूंक मार करके दूसरी परखनली में निश्वास को छोड़िए। देखिए कौन सा चूने का पानी जल्दी दूधिया होता है। तो हम देखेंगे कि जिसमें हम फूंक मार रहे हैं ना वो चूने का पानी जल्दी दूधिया हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे ये सिद्ध हुआ, प्रेक्षण ये निकला हमारा कि वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा हमारे निश्वास द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। आपने शायद ये लाइन नोट कर ली होगी कि वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे निश्वास के द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अर्थात मैं आपको इसका निष्कर्ष निकाल देता हूँ। देखिए पढ़ाई शुरू करके हमने जो क्रियाकलाप किया है वह क्रियाकलाप यह सिद्ध करता है कि वायुमंडल में विद्यमान CO2 की अपेक्षा वायुमंडल में विद्यमान CO2 की अपेक्षा हमारे निश्वास द्वारा छोड़ी गई वायु में CO2 की मात्रा अधिक होती है। ये बात मैंने उस दिन आपको लिखवाई दी थी। मैंने आज लिख दिया कि हमने जो क्रियाकलाप किया है कौन सा, 2 परखनली में ताजा चूने का पानी लेकर के उसके समय को नोट करने वाला। तो उस क्रियाकलाप में हमने ये सिद्ध कर दिया कि वायुमंडल में जो विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी अपेक्षा हमारे निश्वास के द्वारा छोड़ी गई जो वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी होती है, ज़्यादा होती है और उसी ज़्यादा मात्रा के कारण चूने का पानी जल्दी दूधिया हो जाता है। इसी प्रकार इसने ये बात और बताई है कि किसी फल के रस की किण्वन क्रिया में, किसी फल के रस की जो किण्वन क्रिया है उस किण्वन क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। ये भी हम किसके द्वारा सिद्ध कर लेंगे, ये भी हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा सिद्ध कर लेंगे। जैसे अपन 2 परखनली लेते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमने कितनी ली, 2 परखनली ली और उन 2 परखनलियों के आधार पर हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि जिसमें निश्वास के द्वारा छोड़ी गई या फिर किण्वन क्रिया के द्वारा। देखिए जैसे एक परखनली है और इस प्रक्रिया में ये ताजा चूने का पानी बन गया है
ये परखंड ले दी, हमने इसके कॉर्क लगा दिया, आप देख रहे होंगे ये कॉर्क लगा दिया है। और दूसरी परखंड बिल्कुल इसी के पास में यहाँ ले लेंगे, 2 परखंड ले लेंगे। ये दोनों परखंडियां हैं, दोनों परखंडियों में इस तरह की आकृति वाली नलिका लगाएंगे जिसमें एक तरफ से वायु एंट्री कर सके और एक तरफ से वायु को बाहर किया जा सके। देखिए जैसे इसको तो हमने चूने के पानी के घोल में डुबो दिया है और इसे बाहर निकास के लिए निकास लाइन लगा दी। उसी तरह से इसमें जो वायुमंडल से जाने वाली है उसे हमने यहाँ छोड़ दिया है, इसको पूरी तरह से हमने इसमें डुबो दिया है। ये आपका एक उपकरण हमने जैसे तैयार कर दिया। यहाँ हमने चूने का पानी भरा हुआ है और इस चूने के पानी में हम देख रहे हैं इसमें ज्यादा जल्दी चूने का पानी दूधिया होता है। हमने क्या किया, किसी फल का रस ले लिया या चीनी का घोल ले लिया और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दिया। इसके एक जीवाणु होता है जो क्या करता है, सड़ाता है फलों को या जो भी मीठे से युक्त रस होता है उसको सड़ा देता है। और एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परखंड में इस मिश्रण को ले गए, कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगा दी, आपको चित्र में दिख रहा होगा। और कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी में वाली परखंड में डाल दिया। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को देखा और परिवर्तन में लगने वाले समय का अवलोकन किया तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि किण्वन की क्रिया के द्वारा, जैसे एक तरफ से तो ये यहाँ से इसमें एंट्री ले रही है, वायुमंडल से वायु आ रही है और एक यहाँ से एंट्री ले रही है, कौन सी सड़ी हुई वायु। सड़ी हुई वायु में जो चूने का पानी था ये जल्दी दूधिया हो जाता है। ये कैसे हो गया, बहुत जल्दी ही कैसा हो गया है, दूधिया हो गया है, बजाय किसके, वायुमंडल की वायु के। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि जो किण्वन की क्रिया होती है उस किण्वन की क्रिया में भी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बजाय किसके, वायुमंडल में विद्यमान गैस के। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी चीज कहीं भी अगर किण्वन हो रही हो, सड़ रही हो तो वहाँ हमारा रुकना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मात्रा विद्यमान है, उसमें हम आसानी से ऑक्सीजन ढूंढ करके श्वसन क्रिया कर लेते हैं। परंतु जहाँ किण्वन की क्रिया हो रही हो वहाँ हमारा टिकना क्या हो जाता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये बात आप देख चुके होंगे। अब इससे आगे की बात चल रही है कि भाई उससे पहले मैंने आपको श्वसन लिखवाया क्या, अगर आपको श्वसन लिखवा दिया है तो आप उसे एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, और नहीं लिखवाया तो मैं आपको श्वसन के बारे में लिखवा देता हूँ। देखिए, पोषण प्रक्रिया में ग्रहण किए गए पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ हम पोषण प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के जो जैव प्रक्रम होते हैं उनमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। और कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के द्वारा विघटन होना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आपने अगर वो पॉइंट नोट कर लिया है तो मैं आपको यहाँ श्वसन के बारे में डिटेल से पढ़ाना चाहूँगा। देखिए, हम हमारा श्वसन पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप श्वसन के बारे में जानिए। हम साधारण तौर पर इस बात को जानते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और हमारे शरीर में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। लेकिन देखिए, अपन इसको लिखेंगे पोषण प्रक्रियाओं में ग्रहण किए गए, पोषण प्रक्रियाओं में, पोषण प्रक्रियाओं में ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों, पोषण प्रक्रिया का तात्पर्य, मैंने पोषण के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं।
अब तो यहाँ अपन को श्वसन की बात करनी है कि खाद्य पदार्थों का उपयोग कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। खाद्य पदार्थों का उपयोग इसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की जो कोशिका के प्रक्रम होते हैं उनको पूरा करने के लिए किया जाता है। तो हम क्या लिख देंगे कि इसका उपयोग कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों में, इसका उपयोग कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम हो रहे हैं। अब विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों में क्या क्या आ गया? उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, क्या नाम से उपापचयी क्रियाएं, ये सारी चीजें, परिसंचरण, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इन्हीं ही जैव प्रक्रमों में आती हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का, कार्बनिक जो भोज्य पदार्थों का है उनका ऑक्सीकरण के द्वारा, इसमें लिख लो कि भाई कार्बनिक भोज्य पदार्थों का, कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ हैं, इन कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण का मतलब समझ गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, इसको उपचयन कहते हैं। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का उपचयन या ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होना? विघटित होना। इसके द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा विघटित होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ऑक्सीकरण के द्वारा विघटित होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण के द्वारा विघटित होना श्वसन कहलाता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, श्वसन दो प्रकार का होता है। एक तो अगर वायु की उपस्थिति में हो रहा है तो ऐसे श्वसन को तो हमने वायवीय श्वसन कह दिया, और एक श्वसन अगर किसकी उपस्थिति में हो रहा है? बिना वायु की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो अवायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप पाइरुवेट बनता है, कार्बन के 3 अणु बनते हैं, यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीकरण होगा है ना, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो ग्लूकोज के जो 6 अणु हैं वो टूट करके 3 अणु में होंगे। लेकिन ये सारी क्रियाएं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं, वहां पर ही पचित भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ऊर्जा निकलती है। इसीलिए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि वहीं से हमको ऊर्जा मिलती है। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके वो क्या हो जाता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं भोजन में, वो ग्लूकोज आदि में बदल जाता है। किससे? ऑक्सीजन से मिलकर। ऑक्सीजन से मिलकर के किससे क्रिया कर लेता है? ग्लूकोज आदि में बदल जाता है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। तो श्वसन के प्रकार में लिखो, श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वायवीय श्वसन, नंबर 2 अवायवीय। अब जैसे इसका नाम है ना, उसी के आधार पर हम परिभाषा दे देंगे।
भाई वायवीय श्वसन तो वो श्वसन होता है जिसमें वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता हो, श्वसन क्रिया की जाती हो। ऐसे श्वसन को तुम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन के नाम से। जैसे हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने पिछले अनुभाग में? हमने पिछले अनुभाग में ये पढ़ा था कि भाई पोषण है, ठीक है, जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के द्वारा होता है, हम क्या करते हैं, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के लिए कर लेती है। इसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो अपनी अलग अलग प्रकार की विधियों को अपनाते हैं, अलग अलग प्रकार की विधियों को अपनाते हैं। कैसे, जैसे कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने में कर लेते हैं। कुछ एक जीव तो ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इस ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने के लिए कर लेते हैं। कुछ जीव कैसे कर रहे हैं कि इसी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में से विखंडित ग्लूकोज को विखंडित कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल बना देते हैं। लेकिन कुछ अन्य जीव क्या करते हैं, दूसरे प्रकार का पथ का उपयोग कर लेते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्ति नहीं होती, जिसको हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण तो ग्लूकोज के जो कार्बन के 6 अणु होते हैं, भाई C6 से हम जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है, C6H12O6 होता है। इसमें ये तो कार्बन के कितने अणु हैं, कार्बन के ये जो 6 अणु हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं कि कार्बन के 6 अणु वाले का 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। सबसे पहला काम यही होता है कि सारे जीव ऑक्सीजन लेकर के कार्बन के जो 6 अणु होते हैं उनको पाइरुवेट के 3 अणु में विखंडन कर देते हैं। और अधिकांशतः ये जो भी कार्य होता है कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, जीव द्रव अंतःप्रदेश। कोशिका की संरचना पढ़ी हुई आपने, तो उसमें क्या पाया जाता है आपको, कोशिका द्रव पाया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं का पाइरुवेट के 3 अणुओं में टूटने की क्रिया कहाँ होती है, ये कोशिका द्रव में होती है। इसके पश्चात क्या होता है, पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय में, जैसे ईस्ट के बारे में बताया था, ईस्ट पाउडर होता है जो सड़ाने का काम करता है, ठीक है ना भाई, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसकी उपस्थिति में नहीं होता, वायु की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। इसे हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु को विखंडित करने के 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बना दिए जाएंगे। दूसरा उत्पाद इसका क्या बन जाएगा, साथ में जल बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। तो अब श्वसन के 2 प्रकारों में सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा, वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन नोट करेंगे आप। देखिए श्वसन में पहला प्रकार हमारा है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस बात को ध्यान रखो कि वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो लिखेंगे हम इसके लिए कि वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय जो श्वसन है अधिकांशतः प्राणियों और पेड़ पौधों में होता है। दूसरा पॉइंट नोट करो इसका,
कि वायु के श्वसन प्राणियों में एवं पेड़ पौधों में होता है। तीसरा भाई वायु का श्वसन प्राणियों में होता है या फिर किसमें होता है? पेड़ पौधों में होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाते हैं। वायु के श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर वायु के श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, जल बन जाएगा और फिर ऊर्जा एटीपी के रूप में निर्मित होगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। तो पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 प्लस जल तथा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, एडिनोसिन ट्राई ये एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की मुद्रा है। ये क्या है? ये ऊर्जा की मुद्रा है। तो जब वायु में श्वसन होता है ग्लूकोज पूरी तरह ऑक्सीकरण हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बढ़ जाता है, साथ साथ एटीपी ऊर्जा भी निकलती है। एडिनोसिन तथा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। सीधा लिख दो आपको, ऊर्जा का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में किसका निर्माण होता है भाई? ऊर्जा का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। इस बात को पक्का मानना कि वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा का निष्कासन होता है। अत्यधिक ऊर्जा का क्या होता है? निष्कासन होता है। अत्यधिक ऊर्जा कब निकलती है? जब वायवीय श्वसन होता है। अब मैं आपको वायवीय श्वसन के लिए जो ऊर्जा का पथ बना है उसके बारे में आपको लिखवा दूं। ये आप नोट कर लें, इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए आपने नोट कर लिया होगा। हाँ देखिए ये मिटा दिया। आप इसको चाहो तो सीधे रूप में भी अपन लिख सकते हैं। सीधे रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, सब में ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु काम में आते हैं। सब में ग्लूकोज के कितने अणु काम में आते हैं? 6 कार्बन अणु काम में आते हैं। ये कोशिका द्रव में होने वाली अभिक्रिया है, कोशिका द्रव में होती है। ये बात दिमाग में नोट कर लो कि चाहे वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, कैसा भी श्वसन हो, वो सारी की सारी क्रियाएं कार्बन के 6 अणुओं से शुरू होती है और कोशिका द्रव में होती है। ये ध्यान रखना कि कोशिका द्रव में होती है और कार्बन के
वो ग्लूकोज के जो अणु हैं 6 उनके साथ शुरू होती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ग्लूकोज, यहां लिख लो ग्लूकोज। और ग्लूकोज में भी किसके 6 कार्बन अणु, 6 कार्बन हो गया भाई। अब यहां आना उसको, अब ये कहां होती है, उसको कोशिका द्रव में होती है। यहां लिख देंगे कि भाई ये क्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में होती तो पहला उत्पाद क्या बनता है आपको पता चल गया होगा अब तो, क्योंकि अपन ने वाई में पढ़ लिया कि सबसे पहले पाइरुवेट के 3 अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, पाइरुवेट के 3 अणु बनते हैं और साथ में उसमें क्या निकल जाती है, वायु में ऊर्जा भी निकलती है। तो सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि क्या बन गया भाई, पाइरुवेट बना और पाइरुवेट के 3 अणु बने। कितने बन गए पाइरुवेट के 3 अणु और वायु में क्या बन गई, वायु में ऊर्जा बन गई। ये क्रिया हो गई। अब आपको इस बात का पता भली भांति होना चाहिए, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली संपन्न क्रिया है। किसमें हो रही है भाई ये क्रिया, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। किसकी उपस्थिति में हो रही है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। यहां लिख देंगे हम पाइरुवेट के 3 अणु वायु में ऊर्जा बन गई और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो रही है, लेकिन कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिया होगी, ठीक है। अब क्या बन गया, बहुत देर से हम इस बात को चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, ऊर्जा निकलती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो 3 चीजें मोस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी कि साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, H2O बन गया और ये क्या बन गई, ऊर्जा। अब ऊर्जा को भी आप लिख सकते हो, चाहो तो एटीपी लिख सकते हो, एनर्जी ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा निकलती है। तो पहली बात आपने क्या नोट की, पहली बात आपने ये नोट करी होगी, जानकारी को करेक्ट करें कि भाई वायवीय श्वसन होता है, कोई सा भी श्वसन हो, चाहे वो वायवीय हो चाहे अवायवीय हो, सब में ग्लूकोज काम में आता है। क्योंकि हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, जो भी पोषण में खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसके पश्चात क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक, ग्लूकोज में कितने होते हैं कार्बन के अणु, 6 होते हैं। जैसे ही कोशिका द्रव में श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, वो 3 पाइरुवेट के अणुओं में टूट जाता है। किसके अणुओं में टूट जाता है, वो 3 पाइरुवेट के अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, टूट गया। इसके पश्चात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हुई है, तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसमें ये संपन्न होती है। जब ग्लूकोज टूटेगा तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, निश्चित रूप से जल बनेगा, और बहुत जब वायवीय है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। एक बात समझ में आ गई। यदि मान लीजिए इसी बात को हम दूसरी स्थिति में लें कि सब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि हो इस तरह की क्रिया, तो ऑक्सीजन 6 को अंदर फिर भी श्वसन क्रिया हो रही है, तब तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। जैसे कोई कुआं है और कुएं के अंदर आपने गहराई में देखा होगा, कई बार सुना होगा कहीं अखबारों में भी कि भाई फला आदमी कुएं के अंदर उतरा था और उसके पश्चात उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्यों हो गया बताओ, वहां वायु नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, श्वसन क्रिया नहीं हो पाई। अब श्वसन क्रिया नहीं हुई तो उसका क्या बन गया, उसके पाइरुवेट बन गया। पाइरुवेट में जब अंतिम उत्पाद हुआ, अंतिम उत्पाद जहरीला था, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो अब आप किस चीज को समझ लें, जैसे अवायवीय श्वसन की बात समझ रहे हैं, वही कार्बन तो 6 कार्बन अणु आएंगे काम में, वो 6 कार्बन अणु पाइरुवेट के 3 अणुओं में बदल जाएंगे। ये बात भी यहां तक आपकी सही होगी, क्योंकि ये कोशिका द्रव में हो गई क्रिया। अब जब उसके बाद में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट जैसे जीवाणु ये क्रिया करते हैं,
ईस्ट जैसे जीवाणु, ईस्ट पाउडर को डालें हम, जैसे मैंने डाला था फलों के रस में, चीनी के घोल में डाला था। अगर ईस्ट में ये क्रिया हो रही है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई जीवाणु सांस ले सके, सजीव पेड़ पौधे तो वायु में ही लेंगे, कौन ही ले सकता है? केवल जीवाणु ही ले सकते हैं। तो ईस्ट जैसा जीवाणु बिना वायु के जब श्वसन क्रिया करता है तो उसमें इथेनॉल बनता है, बदबू पैदा करते हैं, इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन ऊर्जा केवल मात्र 2 अणुओं के रूप में ही उपस्थित होगी, ज्यादा ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए जीवाणु जैसे ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऊर्जा की मात्रा ज्यादा नहीं होती। और एक और स्थिति होती है कि जहां ऑक्सीजन का अभाव होता है, जहां ऑक्सीजन क्या हो, कम हो, ऐसी स्थिति में लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप तेज साइकिल चला देते हैं ना, तेज साइकिल चलाने पर क्या होगा, हमारी श्वसन की दर भी बढ़ जाएगी, तेज सांस लेने लग जाएंगे ना। लेकिन एक क्रिया और होगी, तेज सांस लेने पर हमारी जो सारी कोशिकाएं हैं ना, उन तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगी। कैसे नहीं पहुंच रही है? जितनी कोशिका को आवश्यकता है ना, उतनी नहीं पहुंच पा रही है, बल्कि उससे क्या हो रहा है, कम पहुंच रही है। तो आपने देखा होगा, तत्कालिक थकान से आने लग जाती है, पैर भी है ना अपने आप ही क्या हो जाएंगे, धीरे हो जाएंगे, पैरों में ऐसे लग जाएगा जैसे गांठे से पड़ रहे हो। वो क्या हो गया पता है? लैक्टिक अम्ल बन गया। ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन क्रिया हो गई, कोशिका ने अपना काम तो किया, लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ऊर्जा बढ़ने की जगह क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल बन गया। और थोड़ी देर फिर आप अपन रेस्ट कर लेते हैं, रुक करके हाथ पैरों को घिसते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाता है, श्वसन क्रिया है ना, वापस पूरी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल गई, तो हमारी थकान क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो अब आप तीनों पथों के बारे में जान गए होंगे कि वायु की उपस्थिति में तो क्या होता है। भाई वायु की उपस्थिति में तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। जब दूसरी स्थिति हमने पढ़ी अवायवीय श्वसन वाली, कि भाई जब वायु उपस्थिति नहीं है बिल्कुल भी, तब क्या होगा, तब पाइरुवेट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऊर्जा की मात्रा बहुत कम, यानी 2 अणु ऊर्जा की बढ़ेगी। लेकिन एक और होती है जो ऑक्सीजन के किसमें, कमी में, ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसी स्थिति में श्वसन क्रिया यदि हो गई तो अंतिम उत्पाद में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगी, ऊर्जा के 3 अणु बनेंगे। लेकिन किससे ज्यादा होगी वो, वायवीय श्वसन से कम और अवायवीय श्वसन से ज्यादा। आगे बात देख समझ में। अब आप दूसरे नंबर की बात पे आ जाइए कि अवायवीय श्वसन, ये आपको मिटा रहा हूं। दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं अवायवीय, मैं इसे ए लगा देता हूं, अवायवीय श्वसन। नाम से ही पता चल रहा है अ ऊर्जा कर गया तो मतलब वायु नहीं है, क्या नहीं है, वायु। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे हम, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों में होता है। सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट, समझ गए होंगे कि अवायवीय श्वसन किसमें होता है भाई, सूक्ष्म जीव। अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवियों, ब्रैकेट में लिख देता हूं जैसे ईस्ट, सूक्ष्म जीवियों में होता है।
किसमें होता है भाई? सूक्ष्म जीवियों में होता है। तीसरी बात लिखो कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूट करके, भाई ग्लूकोज सब में टूटेगा, कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूट करके ग्लूकोज तो टूट गया, लेकिन क्या बन रहा है इसमें? अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और वायवीय श्वसन की अपेक्षा कम ऊर्जा बनती है। क्या बनेंगे? इथाइल अल्कोहल बनेगा। इसके बाद जिसको हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल के नाम से जानूं तो मैं इथेनॉल में लिख दूं, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और वायु के श्वसन की अपेक्षा कम। वायवीय श्वसन की अपेक्षा ऊर्जा की मात्रा, ब्रैकेट में लिख दो, कितने मात्र कितने अणु? 2 कार्बन अणु। कम बनती है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है आपके? मैं जितना भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर कोई श्वसन क्रिया होती है, पहली बात तो ये चीजें होती नहीं है, श्वसन सूक्ष्म जीवों में होती है। अगर सूक्ष्म जीवों में होती है तो ग्लूकोज टूट करके क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है, और जो वायवीय श्वसन में ऊर्जा बढ़ती है ना, उससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। इसमें जब वायु ही नहीं है, श्वसन क्रिया हो रही है, तो ऊर्जा बढ़ेगी तो कमी तो बढ़ेगी, है ना? तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की मात्रा बनती है। आप इसको भी लिख ले भले से, जैसे ग्लूकोज अपना कोई पूरी प्रक्रिया अपनाओ पहले वाली, यहां हमने लिख दिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पर अपन जानते हैं कि 6 कार्बन अणु होते हैं। कार्बन अणु कितने हैं भाई? 6 कार्बन अणु होते हैं। तो पहला काम क्या होगा ग्लूकोज का? वही कोशिका द्रव में, क्योंकि कोशिका इसी में बने हैं सारे जीव, कोशिका द्रव में क्रिया हो, और पाइरुवेट के 3 अणु बन गए। ये कार्बन अणु बन गए पाइरुवेट के, ठीक है। अधिकांश ये वायु की उपस्थिति होती है। वायु की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है, और किसमें होती है ज्यादातर? सूक्ष्म जीवों में, जैसे ईस्ट में। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसके पश्चात क्या बनता है? इसके बाद इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और अल्प मात्रा में क्या बनती है? कम मात्रा में ऊर्जा भी बनती है। कितनी बढ़ती है भाई? कम मात्रा में ऊर्जा है। ऊर्जा के कार्बन के 2 अणु ही बन पाते हैं। कितने ही बन पाते हैं? कार्बन के 2 ही अणु बन पाते हैं। तो लिख दो यहां कम ऊर्जा, यानी 2 अणु कार्बन। ये हो गया भैया आपका क्या? अवायवीय श्वसन। अब आपका तीसरे प्रकार का है, वो मैं आपको बता दूं। तीसरे प्रकार का जो श्वसन है वो कैसा है कि जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता हो, ऑक्सीजन की क्या होती हो?
कमी होती हो। देखिए जैसे आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वायु के अभाव वाला श्वसन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।